अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इश्कबाज नावल कैसा लग रहा है आप सबको? इससे पहले कि इश्कबाज की अगली किस्त स्टार्ट की जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डेली एपिसोड पोस्ट कर सकूँ। इश्कबाज़ की अब लॉन्ग एपिसोड आहिस्ता-आहिस्ता जो है सारा कुछ ट्रैक पे आएगा, लॉन्ग एपिसोड पोस्ट की जाएँगी। आप सब चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को भी बहुत प्यार दें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद मोटिवेट होकर एपिसोड डेली दिया करूँ। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी अब एपिसोड डेली देने की। चलिए आइए शुरू करते हैं। इश्कबाज़ अज़कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 24। लिफ्ट नीचे जाने के बजाय वापस ऊपर की जानिब चल दी थी। आर्यन ने फ़ोन बंद करते अब की बार फुर्सत से उसे घूरा था। इस लड़की की महक बहुत ही मुनफरिद थी, जिसे ज़रा सा गौर करने पर वो पहचान गया था। गुदाज हाथों की उंगलियां फाइल पकड़े लाल हो चुकी थीं। एज़ल लिफ्ट को ऊपर ज़्यादा देख रो देने के करीब हुई थी। इस शख्स ने अभी इसी वक्त ही लिफ्ट में आना था। एज़ल किसी सूरत उसकी नज़रों में नहीं आना चाहती थी। उसे खौफ था कि कहीं वो इसे इस जॉब से भी ना निकलवा दे। घबराहट के आलम में उसे पता ही नहीं चला था आर्यन कब उसके बराबर आन खड़ा हुआ था, जो मुसलसल कुछ पढ़कर उसी डायरेक्शन में फूंके मार मार रही थी जहाँ कुछ सेकंड्स पहले वो खड़ा था। उसकी गहरी निगाहें एज़ल के चेहरे पर जमी हुई थीं। जब एज़ल एकदम अपनी जगह साकित हुई थी, उसने खौफ से जर्द होते चेहरे के साथ अपने बराबर में देखा था, जहाँ वो सीने पर बाजू बांधे बहुत ही तसल्ली के साथ उसे घूर रहा था। आप? एज़ल के लब बमुश्किल हिल पाए थे। क्या कर रही हो यहाँ? उसके कांपते वजूद को गहरी निगाहों से घूरते उसने सर्द लहजे में पूछा था। मेरी मर्जी, मैं जहाँ भी जाऊँ। एज़ल माथे पर आती पसीने की बूंदों को टिश्यू की मदद से साफ करते बोली थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो बहुत मुश्किल से यहाँ खड़ी थी और अब अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से इस शख्स के साथ मज़ीद कुछ देर खड़ा होना था। वो जिस पोर्शन से आ रही थी, आर्यन अच्छे से समझ गया था कि वो कहाँ इंटरव्यू देकर आ रही है। जो सोच कर ही उसकी कनपटी सुलग उठी थी। ये लड़की उसकी जॉब छोड़कर उन घटिया लोगों के साथ काम करना चाहती थी। वो अब इससे दूर होती उसके सामने जा खड़ी थी, उसी जगह पर जहाँ पहले वो खड़ा था। फ़ौरन जॉब हो गई होगी तुम्हारी यहाँ। आर्यन दरमियानी फासला तय करता उसे चंद इंच के फासले पर उसके सामने आन खड़ा हुआ था। जी, ये बहुत अच्छे लोग हैं। काबिल लोगों की पहचान है इन्हें। आप की तरह सिर्फ अपनी ज़ात का घमंड नहीं है। एज़ल अपने दिल के जले फफोले निकालने से बाज नहीं आई थी। अब वैसे भी वो उसके अंडर नहीं थी जो उससे डरती। ये अलग बात थी कि उस शख्स के साथ तन्हाई के ख्याल से दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों के सामने से वो रात अब भी नहीं हटी थी जब आर्यन खानज़ादा उसे वहाँ रूम में अकेले लेकर गया था। उसे ये शख्स ऐसा नहीं लगता था। दादी ने हमेशा नसीहत की थी, किसी पर भी अंधा एतमाद मत करना, चाहे वो देखने में जितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो। उसकी बात के जवाब में आर्यन ने उसे जिन निगाहों से देखा था, उससे सहम गई थी। ज़रा अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना, मैं भी तो ज़रा देखूं। तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कितने बड़े ओहदे से नवाजा गया है तुम्हें। आर्यन ने अपनी चौड़ी हथेली उसके आगे फैला दी थी। नहीं, मैं क्यों दिखाऊं? एज़ल ने फ़ौरन अपनी फ़ाइल अपने साथ लगा ली थी। लिफ्ट नीचे पहुंच चुकी थी, मगर आर्यन ने लास्ट फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया था। इज़ल ने घबरा कर उसकी जानिब देखा था, जो अब भी हाथ बढ़ाए उससे लेटर मांग रहा था। वो उससे चंद इंच के फासले पर खड़ा था। उसकी गर्म सांसें इज़ल के चेहरे को झुलसा रही थीं। उसे काफ़ी गुस्से में लग रहा था। उसकी कनपटी की रगें बाहर को उभरी हुई थीं। लब भींचे वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वरना इस लड़की की बेवकूफ़ी पर दिल चाह रहा था उसे दो थप्पड़ लगाकर उसका दिमाग दुरुस्त कर दे। उसके हज़बनाक तेवर देख इज़ल ने लेटर उसकी जानिब बढ़ा दिया था, मगर अगले ही लम्हे उसकी आंखें बाहर को उभर आई थीं। आर्यन उसका लेटर खोलकर देखने के बजाय उसके कई टुकड़े कर गया था। ये क्या किया आपने? उसने सदमे के ज़ेर असर पूछा था।
جب ایزل کا فائل پر جمع ملائم ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا، وہ لیٹر کے ٹکڑے اسے تھما گیا تھا۔ اس تپش زدہ ہاتھ اسے چونکا گیا تھا۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ بیمار ہے، مگر پھر بھی وہ یہاں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ اس کے گھر کے لوگوں کو دیکھ چکا تھا۔ اچھا خاصا بھرا پڑا خاندان تھا، کمانے والے بہت سے مرد تھے۔ پھر یہ لڑکی کیوں خود کو اتنا ہلکان کرتی تھی؟ تمہارا ریزائن ریجیکٹ کر دیا ہے میں نے۔ تم میری کمپنی کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ کر چکی ہو۔ 1 سال تک جاب چھوڑ کر کہیں بھی اور نہیں جا سکتی۔ تم اس 1 سال میں میری اور میرے ہر حکم کی پابند رہو گی۔ لگتا ہے سائن کرتے وقت تم نے وہ لیٹر ٹھیک سے پڑھا نہیں، یا پھر 1 کروڑ ہرجانہ بھرنے کا فیصلہ کر کے یہاں آئی ہو۔ آریان خانزادہ اس کے بخار سے تپتے چہرے کو گھورتے بولا تھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کھڑی بھی بہت مشکل سے تھی۔ اس کی بات سنتے وہ اپنی جگہ لڑکھڑا سی گئی تھی۔ 1 کروڑ؟ اس کے پاس اس وقت کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ یہ کون سے ہرجانے کی بات کر رہا تھا؟ کون سے پیسے؟ میرے پاس کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے دینے کو۔ ایزل کی رنگت خطرناک حد تک زرد ہو چکی تھی۔ تو پھر واپس کام پر آؤ اپنے۔ آریان نے احتیاطاً اس کے دائیں جانب اپنا بازو رکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ جس طرح خوف سے لرز رہی تھی گر جائے گی۔ میں وہاں نہیں آؤں گی، مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے سختی سے انکار کر گئی تھی۔ لفٹ کھل گئی تھی، جس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو سنبھالتی وہاں سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ آریان وہیں کھڑا آنکھوں میں خون آشام تاثرات لیے اسے دور جاتے دیکھ رہا تھا۔ فیضان، وکیل سے بات کر کے قانونی نوٹس تیار کرواؤ، مس ایزل فاروق رفیق کے نام۔ اس کے سر ترین لہجے پر فیضان اس سے دوسرا کوئی سوال نہیں کر پایا تھا۔ اسے اسی بات کا ڈر تھا، اس لیے اس نے سائن کرنے سے پہلے ایزل کو وارن کیا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ آریان خانزادہ اس بے ضرر لڑکی پر کیس کر رہا تھا۔ فیضان کو یقین نہیں آیا تھا، مگر اسے صرف حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ تم سب لوگ ہی اپنے اس ہنڈے اور کمینے باس کی طرح فراڈ ہو۔ مسفرہ اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ پر قابو نہ رکھ پاتے ان پر چڑ دوڑی تھی، جب غلاب خان نے موبائل اس کی جانب بڑھا دیا تھا۔ دوسری جانب زی کے وائس کال پر تھا اور اس کی یہ گلفشانی بھی سن چکا تھا۔ مسفرہ کی رنگت فک ہوئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہاتھ بڑھا کر موبائل فون تھام سکتی۔ جب ہمارے باس بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ گلناز نے ناگواریت بھرے نگاہوں سے اسے دیکھتے موبائل اس کے قریب کیا تھا۔ وہ لوگ اپنے باس کے بارے میں ذرا سا غلط لفظ نہیں سن سکتے تھے، اور یہ لڑکی بہت زیادہ بول چکی تھی۔ مسفرہ نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل تھامتے کان سے لگایا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں نم ہو چکی تھیں۔ وہ پھر سے اسے چھیڑنے کی غلطی کر گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا سامنے موجود دیوار پر اپنا سر دے مارے۔ لگتا ہے میری بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، اس لیے تمہارے ہونٹ میرے نام کا ورد ہی کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بھاری گمبھیر آواز مسفرہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ نہیں، وہ مسفرہ کے پاس اپنی وضاحت پیش کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، مگر لگتا ہے تمہیں میرا اگنور کیا جانا بہت برا لگا ہے۔ تم بھی میری طرح مجھے مس کر رہی ہو۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ روز ہی ایسے بات ہوتی ہو۔ مسفرہ کو اس کا یہ انداز ہضم نہیں ہوا تھا۔ نہیں، میں نہیں کر رہی۔ مسفرہ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ چہرے کے تاثرات بھی نال میں رکھے ہوئے تھے، کیونکہ سامنے بیٹھے وہ تینوں بھی اسے گھور رہے تھے جیسے اصل کرمنل وہی ہو۔ میں تو کر رہا ہوں نا۔ گمبھیر بوجھل سانس ہوا میں خارج کرتے اس نے جس دلربائی کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا تھا، مسفرہ کانپ اٹھی تھی۔ وہ واپس اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری، آئندہ آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں بولوں گی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اپنی ساری اکڑ بھلائے وہ اس کے آگے ملتجی لہجے میں بول گئی تھی۔ ارے ایسے بول کر آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ سب لوگوں سے اپنی تعریفیں سن کر تھک چکا ہوں۔ کوئی آپ جیسا بھی تو ہونا چاہیے نا، جو میری اصل خوبیاں بیان کر سکے۔ اچھا لگا آپ کے لبوں سے اپنی خوبیاں سن کر، لیکن دور سے زیادہ مزہ نہیں آیا، قریب سے سننا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے مسفرہ لب بھینچ گئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے ان تینوں فتنوں کو دیکھا تھا، جو اس سب کے ذمہ دار تھے۔ عفان، جسے وہ معصوم انسان سمجھ رہی تھی، وہ بھی ان فراڈیوں کا ہی ساتھی نکلا تھا۔
उसे अब पक्का यकीन हो चुका था कि इन लोगों की दुनिया में कोई भी इंसान मासूम तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं आऊँगी, मुस्फिरा एकदम से अपने मखसूस हफ़्की भरे लहजे में बोल गई थी। वो जितनी दब रही थी, ये शख्स उसे उतना खौफज़दा कर रहा था। मैं खुद लेने आ जाऊँगा। बहुत ही आराम से धमकी दी गई थी। मुस्फिरा ज़िद हुई थी। उसे लगा था अब जान छूट गई है। लेकिन ये शख्स उसकी सोच से ज़्यादा बुरा था। सब लोग ठीक कह रहे थे। अब उस ज़ीके नामी नासूर से ने उसका पीछा नहीं छोड़ना था। अफ़ान को अब मज़ीद हॉस्पिटल में नहीं रख सकता। उसे अपने पास बुला रहा हूँ। उसकी खामोशी पर फिर से बोला था। तुम उसके साथी हो या दुश्मन? वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए। अभी 2 हफ्ते उसे मज़ीद अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसरस की बात सुनते भड़क उठी थी। खुद तो वो उसे इंसान ही नहीं लगता था, मगर बाकियों को भी इंसान होने का मार्जिन नहीं देता था। यहाँ उसके लिए सारा सेटअप लगाया जा चुका है। और तुम हो ना डॉक्टर उसकी देखभाल करने के लिए, तुम भी तो साथ आओगी उसके 2 हफ्तों के लिए। वो बहुत ही सुकून के साथ उसके सर पर धमाका कर गया था। क्या मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? मुझे नहीं जाना। मुस्फिरा की आवाज़ कांप गई थी। आना तो तुम्हें पड़ेगा डॉक्टर। अभी मेरे बाजू की बैंडेज भी रहती है। जख्म भर ही नहीं रहा। लगता है तुम दिल से मरहम नहीं लगा रही मेरे जख्म पर। उसकी बात पर मुस्फिरा की रंगत गुस्से से लाल हुई थी। इतने बड़े डंबल उठाकर वर्जिश करते उसने वीडियो पर अपनी आंखों से देखा था। सहम क्या हाक ठीक होना था? वो अच्छे से समझती थी कि वो जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा था। तुम मुझे फिर से अगवा करने का इरादा रखते हो? मुस्फिरा खौफज़दा हुई थी। उसकी नेकी बहुत बुरी तरह से उसके गले का तोग बन चुकी थी। उसे सब सीनियर्स डॉक्टर्स की घबराहट और खौफ अब अच्छे से समझ आया था। नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आओगी डॉक्टर। वो पुरयकीन लहजे में बोला था। मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से तुम्हारे साथ जाऊंगी। मुस्फिरा बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। उसकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके रख दिया था इस शख्स ने। मुझे चैलेंज मत करो डॉक्टर। मैं फिर वो कर जाता हूँ जो मैं नहीं करना चाहता। अभी उन लोगों के साथ वहाँ से निकल आओ, वरना मैं खुद लेने आ जाऊँगा। उसकी गंभीर भारी आवाज़ में वाज़ेह वार्निंग थी, मगर मुस्फिरा उसकी कॉल काटती मोबाइल दीवार पर मार चुकी थी। बता देना अपने बॉस को, नहीं जाऊँगी तुम लोगों के साथ। मेरा जो भी बिगाड़ना है बिगाड़ ले। मुस्फिरा उन सबको खूनख्वार निगाहों से देखती वहाँ से निकल आई थी। उसने किसी इमरजेंसी का बताते डॉक्टर फारूकी से 1 हफ्ते की छुट्टी अप्रूव करवाई थी। साबिर अंकल की टैक्सी में बैठते उसका रुख अपने घर की जानिब था। एज़ल आर्यन खानज़ादा को बातें सुनाकर आ तो गई थी, मगर उसे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। न जाने अब उसके साथ क्या करने वाला था। फौजिया की परसों बारात थी, मगर एज़ल आज ऑफिस ज्वाइन करना चाहती थी। उन लोगों का कार्ड उसके पास था। उसने उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट लेटर के गलती से फट जाने का बताया था, जिस पर उन्होंने उससे बहुत अच्छी तरह बात करते उसे ऑफिस आने पर इसरार किया था। एज़ल को अरियान खानज़ादा की कंपनी में तो किसी ने पूछा ही नहीं था। ये लोग उसे बहुत अच्छे लगे थे, जो इतना प्रोटोकॉल दे रहे थे। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसके चाचा का छोटा बेटा उसामा हाथ में कोई एनवेलप उठाए अंदर दाखिल हुआ था। यह आपके लिए आया है। उसने एनवेलप पर लगी एज़ल के नाम की चिट देख वो सीधा उसी के पास ले आया था। एज़ल ने हैरान होते उस लिफाफे को खोला था, मगर जैसे जैसे वो उस पर लिखी तहरीर पढ़ रही थी, उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी थीं। आर्यन खानज़ादा ने उस पर केस कर दिया था, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करते उसकी कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के हर्जाने के तौर पर। उसे 1 करोड़ रुपए आर्यन की कंपनी को देना था, वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर। उन पेपर्स पर हाई कोर्ट की स्टैम्प थी। उसके वकील ने भेजे थे ये पेपर। अगर एज़ल 1 हफ्ते के अंदर ये पैसे ना दे पाती तो उसे 1 साल के लिए जेल हो जानी थी। एज़ल अपनी जगह लड़खड़ा सी गई थी। जारी है।